गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कीटों का जैविक नियंत्रण के सिद्धांत, यानी कि अभी तक अपन ने इंसेक्ट कंट्रोल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने कीटों का भौतिक नियंत्रण और रासायनिक विधियों के माध्यम से कीटों को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं के बारे में अध्ययन किया है। आज अपन जीवों के द्वारा ही कीटों को किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं उनके सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैविक नियंत्रण का मतलब होता है कि परभक्षी और परजीवी कीटों की सहायता से, जीवों की सहायता से उन कीटों को भोजन के रूप में उसका परभक्षण करना ही जैविक नियंत्रण कहलाता है। किसी भी नाशक कीट को मनुष्य द्वारा दूसरे जीवित जीवों जैसे परजीवाणु, परभक्षी और रोगाणुओं के प्रोत्साहन एवं प्रकीर्णन से सफलतापूर्वक नियंत्रण करने को जैविक नियंत्रण कहते हैं। कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं के अंतर्गत कुछ कीट, जिसमें दोनों परजीवी एवं परभक्षी रोग पैदा करने वाले विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, सूत्रकृमि, परभक्षी, कॉर्डेटा सम्मिलित होते हैं। जैविक नियंत्रण का मूल सिद्धांत है जीवो जीवस्य भोजनम, यानी कि जीवों के द्वारा ही जीवों को भोजन के रूप में ग्रहण करना, अर्थात जीवो जीवस्य भोजनम, हर जीव एक दूसरे जीव का भोज्य पदार्थ होता है। जैसे टिड्डा को मैना खाती है, सांप को नेवला खाता है, चूहा को बिल्ली खाती। तो इस प्रकार से इकोलॉजी में, यानी कि वातावरण में, पर्यावरण में पारिस्थितिक तंत्र भी चलता रहेगा और जो आपकी पारिस्थितिक तंत्र है वो भी संतुलित बना रहेगा। जैविक नियंत्रण तकनीक प्राचीन काल से प्रचलित है। ये सन 1762 में भारत से भारतीय मैना को मॉरिशस तथा इसके पश्चात हवाई द्वीपों पर इसकी लाल टिड्डी के नियंत्रण हेतु भेजा गया। इसी प्रकार चींटियों को नींबू वर्गीय पौधों के नाशक कीटों, खजूर के पेड़ों पर फलों के नाशक कीटों पर परभक्षियों की तरफ प्रयोग में लिया गया। इसके पश्चात इटली में एपेंटिलस ग्लोमेरेटस को गोभी की सुंडी, पायरिस रेपी के नियंत्रण हेतु, ऑस्ट्रेलिया में लेडी बर्ग बीटल, रोडोलिया कार्डिनेलिस नामक परभक्षी कीट को कैलिफोर्निया में मंगाकर नींबू वर्गीय पौधों पर कोर्टनी कुशल स्केल आइसीरिया परचेसी के विरुद्ध सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। जैविक नियंत्रण का सुव्यवस्थित कार्य इंग्लैंड में 1927 में इंस्पीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी के अंतर्गत फार्नहेम हाउस प्रयोगशाला में एफिलिनस माली नामक परजीवाभ्य को प्रयोगशाला में पालकर सेब की वूली एफिड के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया गया था। तो ये जैविक नियंत्रण का कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1927 में एक डिपार्टमेंट है इंपीरियल ब्यूरो ऑफ एंटोमोलॉजी, जिसमें एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है फार्नहेम हाउस प्रयोगशाला। ठीक है, वहाँ पर सेब की वूली एफिड के नियंत्रण के लिए एफिलिनस माली को प्रयोगशाला के अंदर ही पालन पोषण करके उस एफिड के नियंत्रण के रूप में सफलतापूर्वक प्रयोग साबित किया गया। स्टेनास 1949 में सूक्ष्म जीवियों का प्रयोग कीटों के नियंत्रण के लिए किया गया और इनके संक्रमण से
परपोषी की मृत्यु हो जाती है। जैविक नियंत्रण के सिद्धांत, अब अपन बात करते हैं कि जैविक नियंत्रण के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। इसके मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं। प्रथम, फर्स्ट, प्राकृतिक शत्रुओं को ऐसे स्थानों से एकत्रित करना जहाँ वे अधिक संख्या में उपलब्ध हो तथा उनको ऐसे स्थान पर छोड़ना जहाँ पर वे लाभदायक सिद्ध हो सके। यानी कि प्राकृतिक शत्रु मतलब जैसे कि टीडा को कौन खाती है? मैना खाती है। तो मैना प्राकृतिक शत्रु होगी और प्राकृतिक रूप से टीडे को भोजन के रूप में ये क्या करेगी? ग्रहण करेगी। तो ऐसे प्राकृतिक शत्रुओं को इस जगह से पकड़ना जहाँ पर उनकी संख्या अधिक हो और वहाँ पर छोड़ना जहाँ पर टीडा और जो इंसेक्ट कीट हैं वो फसल को नुकसान ज़्यादा पहुँचाते हैं ताकि वो उसको खा करके नष्ट कर लें। दूसरा, प्रयोगशाला में परभक्षी एवं परजीवात्मक कीटों को पालकर उनके स्थान पर छोड़ना जहाँ नाशक कीटों की समष्टि ज़्यादा है। यानी कि जहाँ नाशक कीट फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों की संख्या जहाँ पर अधिक है वहाँ पर प्राकृतिक शत्रुओं को ला करके छोड़ना। तीसरा सिद्धांत, विदेशों से परभक्षी एवं परजीवात्मक कीटों को उनके उत्पत्ति स्थान से मंगवाना। यानी कि जहाँ पर परभक्षी या परजीवी कीट होते हैं, पक्षी होते हैं, उनका जहाँ पर ओरिजिन है वहाँ से उसको क्या करवाना? मंगवाना और उनके नाशक कीटों के विरुद्ध इसका प्रयोग करना कि किसी प्रकार बाहर से आकर यहाँ पर स्थापित हो जाए। चौथा, प्राकृतिक शत्रुओं को इस प्रकार से प्रयोग में करना कि वे लक्षित नाशक कीटों को मारने के पश्चात भी दूसरे वैकल्पिक नाशक कीटों पर भी अपना भरण कर जीवन चला सकें ताकि वे पोषक कीटों के नष्ट होने के बावजूद समाप्त नहीं होंगे और उसका जीवन चक्र अनवरत चलता रहेगा। तो ये 4 सिद्धांत हैं। कुल मिलाकर के जैविक नियंत्रण में ऐसे पक्षियों का पालन पोषण करना जो प्राकृतिक रूप से कीटों को भोजन के रूप में उनका परभक्षण करता है। दूसरा है जैविक नियंत्रण की सफलता के लिए मूल आधारभूत कुछ बातें। पहली बात है फसलों के नाशक कीटों की वर्गीकीय स्थिति, यानी कि उस कीट की सही पहचान होना। उस कीट की पहले आपको टैक्सोनॉमिकली जानकारी हो जानी चाहिए। दूसरा, नाशक कीट का भौतिक वितरण, यानी कि इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कहाँ तक ये भौतिक रूप से फैला हुआ है, उनके स्वदेशी क्षेत्र और विदेशी प्राकृतिक शत्रुओं की जानकारी, और यदि कोई नाशक कीट है कहाँ तक फैला हुआ है, स्वदेश में कहाँ पर पाया जाता है, कौन सा इसका भाग है, और विदेशों से यदि प्राकृतिक शत्रु अपन मंगवाए तो कौन से प्राकृतिक शत्रुओं की सहायता से ये नाशक कीट मर सकते हैं। नाशक कीट का जीवन चक्र, उनकी विभिन्न अवस्थाओं में लगने वाले प्राकृतिक शत्रुओं के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही प्राकृतिक शत्रुओं का प्रयोग करना जो केवल कीटहारी हो, यानी कि ऐसे प्राकृतिक शत्रुओं का चयन करना पक्षियों का जो केवल और केवल भोजन के रूप में कीटों को ग्रहण करते हों। प्राकृतिक शत्रुओं की क्या गुण और विशेषता होनी चाहिए। जो आप प्राकृतिक शत्रु बाहर से मंगवा रहे हैं तो उनकी क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या कैरेक्टर होना चाहिए। प्राकृतिक शत्रुओं का छोटा जीवन चक्र होना चाहिए, उनमें मादाओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, उच्च प्रजनन क्षमता पाई जानी चाहिए, शत्रु कीट को ढूंढने की क्षमता ज़्यादा रखनी होती चाहिए, बड़ी संख्या में उत्पन्न किए जा सके, परपोषी कीट की एक ही पीढ़ी के समय में इसकी कई पीढ़ियां उत्पन्न हो सकती हैं। दूसरा,
प्राकृतिक शत्रु केवल परपोषी विशिष्ट हो, यानी सिर्फ उन्हीं नाशक कीटों को मारें जिसके विरुद्ध उसका मोचन किया गया हो, कीटों पर जीवन व्यतीत करने वाले न हो। इनमें परजीवी नहीं होने चाहिए, नए वातावरण के अनुसार अनुकूलित होने की क्षमता होनी चाहिए, समष्टि में वृद्धि कर दूर दूर तक फैलने की भी कैपेसिटी इसमें होनी चाहिए। तीसरा, जैविक नियंत्रण की विधियां। जैविक नियंत्रण की 3 विधियां हैं। पहला, परवेशन इंट्रोडक्शन, दूसरा संवर्धन कल्चर, और तीसरा संरक्षण एवं कंजर्वेशन। यानी कि जैविक नियंत्रण की 3 विधियां, यानी कि प्राकृतिक शत्रुओं का बाहर से विदेश से खरीद कर उसका परवेशन करवाना, संवर्धन करवाना और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना। परवेशन, इसके अंतर्गत दक्ष प्राकृतिक शत्रुओं की खोज शुरू कर उन्हें नवीन क्षेत्र में आयात कर एक निश्चित क्षेत्र में इसका मोचन किया जाता है, यानी कि परवेशन करवाया जाता है, जहां पर उपनिवेशन के पश्चात वे अपने परपोषी नाशक कीटों को ढूंढकर उसको नियंत्रण में रखते हैं। तो पहला हो गया मोचन। दूसरा, संवर्धन, परभक्षी एवं परजीविया कीटों और उनके परपोषियों का संवर्धन एक बहुत ही मुश्किल काम है। इस काम के लिए आने वाली विधियां एवं परिवर्तन प्रत्येक जाति के लिए आवश्यक होगा, जिसमें प्राकृतिक शत्रुओं के विकास हेतु अधिक संख्या में परपोषियों की आवश्यकता, यानी कि प्राकृतिक शत्रु हैं उनकी अधिक संख्या होनी चाहिए परपोषियों की आवश्यकता के अनुसार। दूसरा, उन प्रवृत्तियों का विकास करना जिनके कारण प्राकृतिक शत्रुओं की जनन क्रिया तथा उत्तरजीविता बढ़े और उनका परिवर्तन अनुकूलतम होता है। इस प्रतिविधि में प्राकृतिक शत्रुओं को बहुत बड़ी संख्या में प्रयोगशाला में पालन कर तत्पश्चात उन्हें अनुकूल परिस्थितियां आने पर इनको विशिष्ट निवेशन स्थलों पर नाशक कीटों के नियंत्रण के लिए मोचन करना। तीसरा, संरक्षण। जैविक नियंत्रण कार्यक्रम में प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण और उनको बढ़ावा देना एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके लिए प्राकृतिक शत्रुओं की कीटनाशी प्रतिरोधी प्रजातियों का विकास करना, चयनित कीटनाशियों का सुरक्षात्मक उपयोग करना, पर्यावरण में इस प्रकार हेरफेर करना कि प्राकृतिक शत्रुओं को उचित एवं अनुकूल वातावरण में संरक्षण प्रदान हो सके, हानिकारक कृषिगत क्रियाओं को छोड़ना, अक्रियाशील अवस्था जैसे प्यूपा का संरक्षण एवं दूसरी अवस्थाओं के लिए खाद्य पदार्थों की उपलब्धता जैसा कार्य करके आप प्राकृतिक शत्रुओं को संरक्षण उपलब्ध करवा सकते हैं। अगला है परभक्षी कीट। ये अपने जीवन की प्रत्येक अवस्था में स्वतंत्र रहने वाला जीव है, जो अपने परपोषी कीटों अथवा शिकार से बड़े एवं काफी शक्तिशाली होते हैं। ये अपने शिकार को तत्काल पकड़कर भक्षण करते हैं। अपनी वृद्धि के दौरान एक से अधिक शिकार की आवश्यकता होती है तथा कई बार अपने जीवन काल में कई परपोषी कीटों का भक्षण कर लेते हैं। इसलिए मनुष्य के लिए ये बड़े परोपकारी कीट हैं। इनके शरीर की बनावट अवयस्क तथा वयस्क कीटाहारी हो सकती है तथा दोनों ही प्रकार के परपोषी का भक्षण भी
कर सकती है। अधिकतर परभक्षी कीट कोलियोप्टेरा, जिसमें कॉक्सिनेला, सेप्टेम टेटा, मीनोकाइलस, सेक्स मैकुलेट्स, डिप्टेरा में सिरफिस जातियां, न्यूरोप्टेरा, क्राइसोप्रला कार्निया, हेमिएप्टेरा, एकेंथेप्स रामा, ओडोनेटा एस्ना प्रजाति गण के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अधिकांश परभक्षी कीट हैं वो कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा, न्यूरोप्टेरा, हेमिएप्टेरा गण के सदस्यों का ये परभक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य अकशेरुक परभक्षियों में परभक्षी बरूथी की कई प्रजातियां एवं कशेरुक परभक्षियां तथा पक्षियों में मैना, बगुला, कोआ, कठफोड़वा, घरेलू चिड़िया, उल्लू, तीतर इत्यादि फसलों के नाशक कीटों के शत्रु हैं। यानी कि ये पक्षी हैं, ये भी परभक्षी के रूप में काम करके उन परभक्षी कीटों को नुकसान पहुंचाते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। पांचवा है परजीवी कीट। परजीवी सामान्यतः अपने परपोषी से हमेशा छोटा होता है तथा परजीवी के व्रण से परपोषी मरता नहीं है, परंतु यदि परजीवियों की संख्या अधिक हो जाए तो परपोषी को कमजोर व दुर्बल कर देता है, फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो सकती है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को परपोषी कहते हैं और इन परपोषी कीटों को मारने वाले कीटों को पैरासिटोइड्स या परजीवी कहते हैं। और ये परजीवी अपनी अविकसित अवस्था परपोषी कीट के शरीर के ऊपर या अंदर रहकर अपने जीवन चक्र की एक या एक से अधिक अवस्था को पूरा करते हैं और सामान्यतः इनका आकार परपोषी के लगभग ही बराबर होता है। जैसे हाइमेनोप्टेरा और डिप्टेरा गण के कई कीट इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो परजीवी कीट कुछ ऐसे होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट हैं, उनके शरीर के ऊपर या शरीर के अंदर अपना जीवन चक्र क्या करता है, शुरू करता है और उन इंसेक्ट कीटों को नुकसान पहुंचा करके उनकी बाधा उत्पन्न डालता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। ओके, थैंक यू।